पिछले 60 दिनों में हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से सियासी उठापटक देखने को मिली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें कम होने का नाम नहीं ले रही। गुड़गांव में एक रैली हुई। उस रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की तारीफों के कसीदे पढ़ते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके तुरंत 24 घंटे के बाद उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। इस्तीफा देने के बाद नायब सिंह सैनी को ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। तमाम यहाँ पर जो है शीर्ष जो संगठन के नेता हैं वो नाराज नजर आते हैं। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हाईकमान के द्वारा किसी से कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया, वरना कोई अच्छे फैसले लिए जा सकते थे। यानी कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा संगठन के तमाम बड़े दिग्गज नेता सहमत नहीं थे। लेकिन इस बीच दुष्यंत सिंह चौटाला ने अब करारा प्रहार किया है उस वक्त जब 5 विधायकों ने यहां सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जी हां, 2 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उस पर चर्चा करेंगे, जिनमें एक मनोहर लाल खट्टर खुद शामिल है, दूसरे रणजीत सिंह चौटाला है, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। वर्तमान में हरियाणा सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है। दुष्यंत चौटाला को वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हम अब गवर्नर के पास जाएंगे और वहां पर फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग करेंगे। सुनिए दुष्यंत सिंह चौटाला को। जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, 15 दिन हो गए, मैंने तो वो टीवी पर सुना नहीं। और इन 15 दिनों में एक चीज़ साफ है कि 500 शायद 200 पे पहुंच गया। और आगे क्या होगा अगले 3 फेज ऑफ पोलिंग के अंदर, ये तो जनता बताएगी। मगर ये चीज़ साफ है कि भगदड़ जिस तरीके से मची हुई है, मुझे लगता है कि लोकसभा और लोकसभा के बाद और बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी में होगा। तो दादा गौतम आए थे, भाजपा की भाषा बोल रहे थे, मेरे आगे बोले, फिर पूछूंगा। दुष्यंत जी, बीजेपी की वजह से जेजेपी का विरोध हो रहा है कि अब की बार भी बीजेपी के साथ नहीं। मैं तो ये बोल सकता हूँ, हमने प्रदेश को स्थिर सरकार देने के लिए अलायंस किया, 4.5 साल स्थिर दी। हमें तो 2 महीने हुए हैं। तो क्या आपकी बात आज 2 महीने में 3 विधायक पहले ही लिखित में गवर्नर को भेज चुके, और आज अल्पमत की सरकार है। हम तो गवर्नर से मांग करते हैं महामहिम फ्लोर टेस्ट जल्द करवाएं और इस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और चुनाव प्रदेश में कराए जाए। अभय सिंह कह रहे हैं मैं तीनों का इलाज बांधने आया हूँ। संपर्क में है? अरे उनने पूरी जिंदगी इलाज ही बांधा है, और बांधते बांधते वो इनेलो का इस चुनाव में इलाज बांध देंगे कि चश्मा भी छिन जाएगा। खट्टर साहब कह रहे हैं कि वो जेजेपी के विधायकों के संपर्क में है सर। संपर्क में तो मैं उनके हूँ, फोन पे तो मेरी भी बात हो जाती है। वो तो फ्लोर टेस्ट की बात होगी, संपर्क में उनके साथ कितने खड़े मिलेंगे और कौन पार्टी का विप फॉलो करेगा। भाजपा ने चेहरा बदला है सर। पार्टी का अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। लोकसभा के अंदर हमारा सिर्फ एक ही घोषणा है कि हरियाणा प्रदेश की आवाज को पार्लियामेंट में चुनो। भाजपा ने चेहरा बदला है, नायब सैनी को सीएम बनाया है, कितना फर्क पड़ेगा वोट बैंक पे हरियाणा का? जो वो एक इंग्लिश में कहावत है ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। आज मुझे लगता है जनता समझ चुकी है कि नायब सैनी जी सिर्फ नई बॉटल है, उसके अंदर तो सारा कार्य जो है वो मनोहर लाल जी कर रहे हैं, और धीरे धीरे जनता समझ भी रही है। और आपने देखा होगा, मैं तो करनाल की बता सकता हूँ आपको, कि पिछले 5 दिनों में पहले मनोहर लाल जी और नायब सैनी इकट्ठे घुमा करते थे, अब तो दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। मुझे लगता है सैनी जी को भी पता चल गया कि कहीं मनोहर लाल जी को साथ लेके चलेंगे तो करनाल से। तो आपने सुना दुष्यंत चौटाला, जो कि जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि नायब सिंह सैनी अपने विधायकों का विश्वास खो चुके हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, किस तरीके से ये घटनाक्रम देखा जाए, क्योंकि 6 महीने का वक्त बाकी है। दुष्यंत चौटाला को यहाँ सत्ता से बेदखल करते करते भारतीय जनता पार्टी भी उस दहलीज पर आ गई है कि यहाँ पर सत्ता की चाबी उनसे जल्द ही छीनने वाली है। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने बोली, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जो लगातार खुद को पावरफुल बताती है, ताकतवर बनाती है, और ये कहती है कि भाई सरकार चलाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, कोई भी पार्टी है वो हमारा खेल नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है कि जब दूसरी पार्टी नहीं बल्कि खुद बीजेपी अपना खेल बिगाड़ती हुई नजर आती है। आप देखिए, दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक लगातार बीजेपी के
साथ रहे, असहमति होने के बावजूद भी सरकार में बने रहे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई हिसार और एक भिवानी की सीटों पर कम से कम मुझे लड़ने का मौका दीजिए, लोकसभा में कम से कम 2 सीटें तो मुझे दीजिए। लेकिन बीजेपी ने कहा 2 तो छोड़िए, हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। और सोचिए उसके बाद पूरे का पूरा तनातनी का माहौल होता है और दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि मुझे आपकी सरकार में नहीं रहना है। और यहाँ से लगातार उठापटक का दौर जारी हो जाता है। यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बनने की बारी जब आती है तो जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि अनिल विज का नाम निकलकर सामने आता है दिनेश जी। लेकिन अनिल विज को साइडलाइन कर दिया जाता है कि भाई आप शायद उम्रदराज हो रहे हैं, आप शायद अब इस पद पर बैठने के योग्य नहीं है, इसीलिए आपको हम साइडलाइन कर रहे हो। जैसा आपने कहा कि ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए एक तरीके से नायब सिंह सैनी का नाम निकलकर सामने आता है, जिन्हें इससे पहले कोई बहुत कह सकते हैं कि इस पद पर बैठने का या ऐसे अहम जिम्मेदारी निभाने का अनुभव नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता। अब आप सोचिए कि बीजेपी का ये जो फैसला है दिनेश जी, किसी के भी गले उतरता हुआ नजर नहीं आया कि जब इतने काबिल और इतने लोकप्रिय नेता उनके अनिल विज बैठे हुए हैं और जबकि देखा जा रहा है कि लगभग अपने जो राजनीतिक करियर के ढलान पर दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे में अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो अपने करियर को अगर वो खत्म करते तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री का टैग कम से कम उनके सामने लगा हुआ नजर आता। लेकिन ये जो मौका था बीजेपी ने उनके हाथों से छीन लिया और यहाँ पर एक तरीके से अनिल विज को पूरी तरह से कहा जाएगा कि नजरअंदाज कर दिया। अब यहाँ पर अनिल विज भी अगर उनका रुख देखा जाए तो खुश नहीं है, नाराज दिखाई पड़ते हैं। उनके जो बयानबाजी निकल के आती है वो चुभती हुई सी बीजेपी को महसूस जरूर होती है, क्योंकि जिस तरह की बातें वो करते हैं वो ये बताता है कि यहाँ पर जिस तरह का प्रभाव उनका है उस तरह से उनको प्रभावी ढंग से एक अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी कि बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। अमन जी थोड़ा सा दिल्ली के करीब आएंगे और यहाँ पर चर्चा राव इंद्रजीत सिंह की करना जरूरी हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। किस तरीके से देखते हैं वो बार बार ये तमाम जनसभाओं से, अब चुनाव का माहौल चल रहा है, हर जनसभा में ये कहते नजर आ रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा में 15 विधानसभा की सीटों पर मेरी मजबूती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक से, वो भी बिलोंग करते हैं, यादव कम्युनिटी से आते हैं, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बना करके इस एंटी इनकम्बेंसी को रोक सकती थी भाजपा? क्या यहाँ पर गलती होती नजर आई? जाहिर बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को अब सोचना चाहिए कि स्थिति 2014 वाली नहीं है कि पीएम मोदी जाएंगे, एक रैली करेंगे और तमाम जो कह सकते हैं जनता है वो आपके पक्ष में आती हुई नजर आएगी और 10 की 10 सीटें जो है आपको देती हुई नजर आएगी। राव इंद्रजीत जो एक बड़ा चेहरा है, जाहिर सी बात है कि अगर उनको शायद मौका मिलता तो यहाँ पर बीजेपी एक तीर से कई निशाने लगा सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने खुद अपने हाथों से ये जो बिगाड़ है वो कर लिया है अपना। वैसे में किसान बीजेपी से पहले ही नाराज हैं और जो जातीय समीकरण दिखाई पड़ता है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर दिनेश जी नहीं आ रहा। तो ऐसे में चारों तरफ से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आती है, क्योंकि उनके अंदर खाने में तो वो कह सकते हैं अंतरकलह की स्थिति है, उनके बड़े नेता एक दूसरे की सुनने को राजी नहीं है और यहाँ पर जो आपस का तालमेल है वो भी दिनेश जी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि एक दिन पहले पीएम मोदी जाते हैं हरियाणा में और जाके कहते हैं कि भाई खट्टर जी की खूब तारीफ करते हैं और 24 घंटे भी नहीं बीतते कि खट्टर जी को अपने पद से हटना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बीजेपी के अंदर जो खेल है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अगर ऐसा खेल आगे भी दिखाई दिया कि चलो अब तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद क्योंकि 5-6 महीने का वक्त बचा है हरियाणा में विधानसभा चुनाव को, तो ऐसे में अगर इस स्थिति पर बीजेपी काबू नहीं पा पाई तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को फिर सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। हालांकि पहले टर्म में पूरे बहुमत से बीजेपी सत्ता में थी, दूसरे टर्म में आते आते लड़खड़ा गई और बड़ी मुश्किल सरकार में आ पाई। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए स्थिति बेहद सिर्फ नाजुक नहीं कहा जाएगा, अति सोचनीय कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनके प्रत्याशियों को अपने गांव में घुसने ही नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई आप जब किसान विरोधी हो, आप जब किसानों को दिल्ली जाने से रोकते हो तो फिर आप हमारे गांव में ही मत आइए। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना दिनेश जी बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिरी छोटा सवाल रहेगा मन जी, क्या यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें 19 में जीती थी, 24 में वो आंकड़ा रिपीट किया जा सकता है या फिर ये आंकड़ा कहीं ना कहीं आधा आकर खड़ा हो जाएगा? देखिए बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक माहौल तो बन रहा है कांग्रेस के पक्ष में। और ये बात आपने सही कही कि हो सकता है कि इस बार आधे पे कहीं ना कहीं दोनों बराबरी पे आकर खड़े होते हुए नजर आते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर
5-5 सीटों पर दोनों रहे तो यहाँ से आप ये मानकर चलिए कि विधानसभा का चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में फिर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो पहली बाजी है वो एक तरीके से कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास में एक भी लोकसभा का सांसद नहीं है हरियाणा से। तो ऐसे में उनके पास 5 हो जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव जो 2024 के अंत में होंगे उसमें फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि लगातार तमाम विरोधी दलों से, विपक्षी दलों से जो नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावे करते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल से प्रदेश में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है और हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। तो क्या ऐसे में दूसरे टर्म के आते आते यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जिस डबल इंजन सरकार की बात करते नजर आ रहे थे, क्या नायब सिंह सैनी यहाँ से जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी से विदा होते हुए नजर आएंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी की अब सत्ता हरियाणा से हिलती हुई नजर आएगी? इन तमाम पहलुओं पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।